गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे आज निर्देशित खोज विधि के सिद्धांत। तो निर्देशित खोज विधि के प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। पहला, इसके अंतर्गत छात्रों की क्रियाशीलता को अवसर दिया जाता है। छात्रों की क्रियाशीलता को अवसर दिया जाता है मतलब क्या है कि जो निर्देशित खोज विधि है इसमें छात्रों के सम्मुख समस्या रख दी जाती है। अब इस समस्या का समाधान करने का कार्य छात्रों को रहता है। तो छात्रों को दिया जाता है, तो जब छात्र स्वयं कार्य करेंगे तो उन्हें क्रियाशील होना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक तो समस्या का समाधान बताएगा नहीं। तो छात्रों को ही क्या करना होता है कि वो जो समस्या दी है उसका समाधान करना होता है। तो समाधान करने के लिए छात्रों को क्रियाशील होना पड़ता है। इसलिए क्या कहा है कि इसके अंतर्गत छात्रों की क्रियाशीलता को अवसर मिलता है। तो जब हर छात्र को क्रियाशीलता का अवसर दिया जाता है कि हर छात्र समस्या का समाधान ढूंढेगा और उसकी खोज करेगा कि समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत छात्रों की क्रियाशीलता को अवसर दिया जाता है। दूसरा है, इसमें व्यक्तिगत रूप से छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिलता है। क्योंकि अब समस्या का समाधान उनको ढूंढना है, तो समाधान ढूंढने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, यानी विचार करना पड़ता है कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। और समस्या का समाधान ढूंढने के लिए विचार की आवश्यकता होती है। तो छात्र उसमें क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हैं कि अब कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। तो इस समस्या के समाधान की खोज करने के लिए वो चिंतन मनन करते हैं और चिंतन के आधार पर उस समस्या की खोज करते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का अवसर मिलता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें छात्रों में प्राय सूझ शक्ति का विकास होता है। क्योंकि अब देखिए समस्या आ गई, समस्या का समाधान करना है, समाधान करने के लिए चिंतन करना पड़ेगा कि क्या ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है, ऐसी कौन सी विषय वस्तु हो सकती है, ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जो इस समस्या को सुलझा सके। तो समस्या को सुलझाने के लिए चिंतन करना पड़ता है और चिंतन के बाद अचानक सूझ शक्ति मतलब सडनली जैसे किसी समस्या का समाधान मिल जाता है, तो ऐसे चिंतन करते करते सूझ शक्ति का विकास होता है। और इस सूझ शक्ति के विकास के साथ ही छात्रों में उस समस्या के खोज का उपाय यानी खोज के तरीके का पता चल जाता है। तो इस प्रकार छात्रों में सूझ शक्ति का विकास होता है। चौथा पॉइंट है, इसमें छात्रों की परिपाक तथा वर्णनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। यानी छात्रों की परिपाक मतलब विषय संबंधी परिपक्वता आती है और वर्णनात्मक वर्णन करने की क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि वो वर्णन करके बताएगा कि इस समस्या के जो समाधान किया गया, जो खोज की गई वो किस प्रकार की गई, उसका वो वर्णन करेगा। तो उस प्रकार उसके अंदर वर्णनात्मक क्षमताओं का विकास होता है। वो बता पाता है कि इस समस्या का समाधान ऐसा है, इसकी समस्या की खोज के उसने क्या क्या किया, किस प्रकार वो उसमें सफल हुआ। तो वर्णनात्मक वर्णन करने की क्षमता का उसमें विकास होता है। पांचवा है, इस विधि में आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाएं आवश्यक होती हैं। आंतरिक तथा बाह्य, आंतरिक क्या है, चिंतन है, सूझ है, ये आंतरिक है। और बाह्य क्या है, क्रियाशील है। सोचने के साथ साथ आपको क्रियान्वित भी करना है, कार्यशील भी होना है, आपको एक्टिव भी होना है। तो इसमें क्या है, आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाएं आवश्यक होती हैं। तो अतः स्पष्ट है कि इसमें छात्रों द्वारा स्वयं प्रयासरत होकर अपनी समस्या का समाधान किया जाता है। इस प्रकार हमें देखते हैं सिद्धांत के आधार पर ये निकल के आता है कि जो छात्र है वो स्वयं कोशिश करता है, क्योंकि इसमें शिक्षक केवल समस्या बताता है, समाधान नहीं बताता। तो स्वयं कोशिश करता है और उस समस्या का समाधान छात्र के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षण की कोई भूमिका नहीं होती, परंतु विधि उपयुक्त अधिगम की प्रभावी विधि है। नहीं, इसमें शिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें शिक्षक शिक्षण के माध्यम से नहीं बता रहा है, छात्रों को खुद ही क्रियाशील होकर समस्या का समाधान ढूंढना होता है। फिर भी ये अधिगम की प्रभावी विधि है। तो इस प्रकार हमने देखा निर्देशित खोज विधि के सिद्धांत। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।